बच्चों, आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स की जो सेकंड वाली डीपीपी थी उसमें से कुछ डाउट्स पूछे थे, तो वो मैं लिस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। 8, 12, 27, 42, 47, 49, 58, 59, 61, 67, 70 ये मैंने एनलिस्ट किया है। अगर इनमें से कोई इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, राइट। फिलहाल मैं जो है ये क्वेश्चंस जो है ना 1 बाय 1 ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। देखो बेटा, एक बात सुनो, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने वाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने वाइट लाइट में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, उससे पहले तो चलो कोई बात नहीं, पहले 12 कर लेते हैं। मैंने 12 पढ़ लिया एक्चुअल में, फिर 8 कर लेंगे बाद में। हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को वाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया। अब वाइट लाइट इटसेल्फ जो है ना विबग्योर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइट लाइट में सारी वेवलेंथ मौजूद हैं, तो हर वेवलेंथ की अलग अलग पोजीशन बनेगी। ये बात पक्का पता है कि जिसकी लैम्डा ज़्यादा उसकी पोजीशन भी दूरी बनेगी, बीटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बात पक्का है कि वॉयलेट वाली भी फ्रिंज बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, सब बनेगी। यानी कि बट नेचुरल ऑब्वियस है कि जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अगर सेंटर वाली लेनी है तो भाई सेंटर पर तो सारी एक साथ पाथ डिफरेंस से आती हैं, तो सेंटर पर तो वाइट बनेगा, तो सेंट्रल वाइट बनता है हमेशा ही सेंट्रल वाइट बनता है। अदर जो ब्राइट फ्रिंज होती हैं वो कलर्ड होती हैं, अदर ब्राइट फ्रिंजेस कलर्ड होती हैं। क्यों? तो अदर ब्राइट फ्रिंजेस कलर्ड होने का कारण बड़ा सिंपल है, कलर्ड होने का कारण बड़ा ही सिंपल है कि अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग पोजीशन क्रिएट हो जाती हैं, तो वो अपने आप दिखाई देने लग जाते हैं कलर्स। तो इसके अंदर आंसर आपका आना चाहिए ओनली सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, ऑल अदर फ्रिंजेज आर कलर्ड। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर सेंट्रल फ्रिंज वाइट क्यों होती है? उसका कारण है, सेंट्रल फ्रिंज पर चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, पाथ डिफरेंस 0 ही होता है। सेंट्रल पॉइंट पर चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, पाथ डिफरेंस 0 ही होता है। और जब पाथ डिफरेंस 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि वाइट बनेगी, क्योंकि सारे के सारे कलर आ जाएंगे ना उसमें, सारे के सारे कलर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का अगर मैं आंसर बताऊं तो आई थिंक इट शुड बी डी। एक बार आप सबके आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है ना। डी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं मैं। 8वां सवाल है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0, व्हेन वन स्लिट इज क्लोज्ड द इंटेंसिटी विल बी I0/4। देखो बेटा, एक बात सुनो, हमने जो कैलकुलेशन करी थी हमारी वाली, उसमें हमने I0 को कहा था इंटेंसिटी ऑफ एनी वन स्लिट। हमने कहा था इंटेंसिटी ऑफ एनी वन स्लिट। फिर हमने कहा था I मैक्सिमम बराबर 4I0, ये हमने किया था, है ना। ये जो है ना, ये हमारी बात थी। किसकी बात थी? हमारी बात थी, ये सारी हमारी बात थी। आज ये जो सवाल बनाया है इसमें इन्होंने I0 मैक्सिमम को कह दिया। तो सोच लो अब कि इन्होंने इस मैक्सिमम को I0 कह दिया, तो इसका मतलब ये 4, इसको मैं I1 कह देता हूं, तो 1 जो है वो आपका I0/4 आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर आना चाहिए, इट शुड कम सी, है ना। मैं आप लोगों से एक बात करूंगा कि ये जो आंसर्स मैं दे रहा हूं इनको आप वेरीफाई जरूर करेंगे, कभी भी वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, गलती कहीं भी हो सकती है, उसके लिए कोई कानून बना हुआ नहीं है कि वहाँ गलती नहीं होगी, यहाँ गलती होगी, है ना। भूल चूक बस हो जाती है, किसी भी कारण से हो जाती है, तो आपको जरूर चेक जरूर करना चाहिए। 27 क्वेश्चन देखिए आप। बाबा रे, ये क्या चक्कर है, ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों रखा भाई। 27, एक मिनट जरा, 27 उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 मैं कर रहा हूँ। 27 सवाल देखिए आप क्या है। अ बीम ऑफ लाइट AO इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, म्यू इक्वल टू 1.54 है। ओके, म्यू इक्वल टू 1.54 है, इसका मतलब ये √3 से कम है। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल
विथ इट्स बेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं फिगर को देखता हूँ 27 क्वेश्चन में, तो फिगर को देखने से एक चीज़ पता लग रही है कि ये आपका नॉर्मल है और ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ओके, और ये आपका रिजल्ट है। इसमें क्या होता है, ये निकोल प्रिज्म यहाँ लगा रखा है। निकोल प्रिज्म एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, एक मटेरियल का बना हुआ होता है, टूरमेलिन क्रिस्टल का बना हुआ होता है, और ये बड़ा सिंपल सा चीज़ होती है कि आप जब घुमाएंगे ना तो इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती जाएगी बेस्ड अपॉन द मेलस लॉ। मेलस लॉ जो था ना आपका, मेलस लॉ क्या था, मेलस लॉ था आपका I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये था आपका मेलस लॉ। तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। अब यहाँ का जो सीन है ना, उसको अगर मैं देखता हूँ बहुत ध्यान से, तो इन्होंने म्यू दे रखा है 1.54। अब अगर मैं इसको टेंजेंट IP लिख दूं, अगर मैं लिख दूं टेंजेंट IP इज ब्रूस्टर्स एंगल। IP माने एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल, इसी को ब्रूस्टर एंगल कहा था हमने IP को ही। तो आपका जो ब्रूस्टर एंगल आएगा वो आपका आएगा tan इनवर्स 1.54 एंड इट इज लेस देन 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपका I दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल, यानी कि दिस 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल। तो आप एक बार इसको पूरा पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें, तो इट इज नॉट इक्वल टू IP। इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो 100% पोलराइजेशन नहीं होगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि रिफ्लेक्टेड बीम के लिए ब्रूस्टर्स एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन एक ऐसा एंगल होता है कि उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड हो जाती है, कंप्लीट पोलराइज्ड, 100% पोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ आज हमारे सामने समस्या ये है कि 60 डिग्री एंगल दे रखा है और आपका 1.54 दे रखा है, तो नेचुरल है कि दिस विल बी लेस देन 60 डिग्री, है ना। अब जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजेशन के बराबर नहीं है, पोलराइजिंग एंगल के बराबर नहीं है, ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर नहीं है, तो फुल्ली पोलराइजेशन नहीं होगा, पार्शियल पोलराइजेशन होगा। पार्शियल पोलराइजेशन का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट जो है अनपोलराइज्ड रह जाएगी। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है उसके लिए मेलस लॉ इफेक्टिव नहीं होता, यानी मेलस लॉ इज इफेक्टिव ओनली फॉर द पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि मेलस लॉ इज अफेक्टिंग, है ना, मेलस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर पोलराइज्ड लाइट, इट इज नॉट फॉर अनपोलराइज्ड। यानी अनपोलराइज्ड लाइट तो इंटेंसिटी रहेगी, यानी 100% इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। जब आप उसे घुमाएंगे तो मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम होती रहेगी। तो देखिए 27 का आपका आंसर क्या आना चाहिए। मैं एक बार सवाल पूरा पढ़ लेता हूँ। अ बीम ऑफ लाइट AO इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, म्यू इक्वल टू दिस in a direction making an angle with the base axis as shown। ठीक है जी, base as shown। If the reflected light OB is passed through a Nicol prism, Nicol prism you can consider as polarizer और कुछ नहीं, Nicol prism को आप polarizer मान लीजिए। तो Nicol prism is like a polarizer, है ना। हाँ, पोलराइजर है बेटा, तो आप उसको पोलराइजर मानिए, है ना। तो पोलराइज कर देती है वो जो पोलराइजर होता है ना, अपनी स्लिट पोलेरोइड, है ना। हाँ, तो पोलेरोइड वाली जो अपनी हमने बनाई थी, आपको ध्यान होगा मेलस लॉ पढ़ाने से पहले मैंने पोलराइड बनाए थे, वो पोलेरोइड की बात कर रहे हैं। तो पोलेरोइड जो है उसमें क्या होता है कि अगर आपका फुल्ली पोलराइज्ड है तो एक बार मैक्सिमम होगा और एक बार फिर जीरो हो जाएगा अगर आप उसको घुमाएंगे तो। अब आप यहाँ आ जाइए तो ये तो पक्का है कि जीरो कभी भी नहीं होने वाला है,
क्योंकि मिक्सिंग है यहाँ पे, मिक्सिंग है तो जीरो नहीं होगा। तो इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू जीरो एंड रिमेन्स जीरो, नो, इंटेंसिटी रिड्यूसेस डाउन सम वाट एंड राइजेज अगेन। आई थिंक बी इज देयर राइट आंसर, इसका आंसर बी बनेगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री की जगह, जो एंगल ये 60 डिग्री दे रखा है, इस 60 डिग्री के बजाय ये अगर 57 डिग्री दिया होता, अगर 57 डिग्री दिया होता, क्योंकि ये tan इनवर्स 1.54 57 के आसपास होता है ना, 57 के आसपास होता है। अगर ये 57 दिया होता तो फिर ये फुल्ली पोलराइज्ड होती, और फुल्ली पोलराइज्ड होती तो फिर इसका आंसर डी आ जाता। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 27 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो I इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है आपको यहाँ सवाल में, इसका आंसर बी आएगा। बट इफ I वाज गिवन, अगर मान लो I वुड हैव गिवन 57 डिग्री, तो फिर आपका जो आंसर आएगा ना, वो फिर आपका इसमें आंसर आना चाहिए इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस टू जीरो एंड देन अगेन इंक्रीजेज, तो आपका आंसर डी आएगा। ये बहुत ही बारीक बात है। यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर है तो आपका आंसर डी आएगा, और अगर बराबर नहीं है तो आपका आंसर बी आएगा, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको नोट डाउन करिए, नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस ये समझ लो कि इसका ये सवाल आने ही वाला है, एडवांस में यही आएगा। आई इज नॉट इक्वल टू आई पी, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है। और आई इक्वल टू आई पी हो तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी आ रहा है। समझ रहे हो, यहां जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये वाली चीज दे रखी है, यानी आपका आंसर बी है इस क्वेश्चन का। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 27 था, है ना। आप डिस्कस कर सकते हो अगर कोई आपको क्वेरी है तो उसमें क्या बोलते हैं ना अपना जूम सेशन में। 42 क्वेश्चन देखो बेटा, 42 देखिए। अ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज 3100 एंगस्ट्रॉम थिक इफ इट इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट एट द नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस या इंसिडेंस मतलब रिफ्लेक्टिंग वाला केस है ये शायद, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट वाला केस है। आपको मैंने ये बताया था 42 क्वेश्चन में। देखो 42 क्वेश्चन में दो बातें बताएंगे हम। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट की बात बताऊंगा, फिर ट्रांसमिटेड लाइट की बात बताऊंगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा कोई नहीं जानता, रिफ्लेक्टेड बीम फिर ट्रांसमिटेड बीम की बात मैं बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। हाँ, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसमिटेड बीम या रिफ्लेक्टेड बीम। ये रिफ्लेक्टेड बीम है, ट्रांसमिटेड बीम को ही हम रिफ्रैक्टेड बीम भी कहते हैं। थिन फिल्म के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिफ्लेक्टेड बीम है तो आपको लिखना चाहिए 2 म्यू टी कोज आर इक्वल टू 2n + 1 λ/2, ये होना चाहिए। रिफ्रैक्टेड बीम के लिए हमने कहा था 2 म्यू टी cos r बराबर n λ, ये आपको पढ़ाया था दोनों केस। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्टेड बीम वाला है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हम रिफ्लेक्टेड बीम की बात करें। ट्वाइस म्यू कितना है, म्यू है आपका 4/3, टी थिकनेस है बेटा 3100 एंगस्ट्रॉम। कॉस आर को हम मैक्सिमम लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2n + 1, n को आप 1 लीजिए, 0 मत लीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि 0 फिर बहुत ही कम हो जाएगा। चलो एक बार लेके देख लो, अगर आपको इच्छा हो रही है 0 लेने की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। λ/2 ले लीजिए आप, 3 λ/2 ले लीजिए आप, 5 λ/2 ले लीजिए आप, ठीक है। इच्छा हो रही है 7 λ/2 भी ले लो भैया, कोई बिगड़ने वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करी तो आप देखिए, इसको मैं एक काम करूँ क्या, 3100 है, ये 3 है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, 1033 कर देता हूँ, है ना, काट करके ऐसे।
अब आप लैम्डा कैलकुलेट करो जरा इस वाले से। तो देखो अब एक बात सुनो, ये है 8 और ये है 1033। अगर आप लैम्डा 2 लेकर के लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो ये विजिबल लाइट ही नहीं बनेगी, क्योंकि 8000 तो ये हो गया, 2 से और मल्टीप्लाई करोगे 16000 होगा, तो विजिबल लाइट ही खत्म, इसलिए इस वाली बात ही खत्म। हम 3 λ/2 की बात कर लेते हैं जरा। तो देखो 3 λ/2 में क्या होगा आपका, आप करेंगे इसको 2 × 8 × 1033 और फिर डिवाइड बाई 3, है ना। ये आपका लैम्डा आ रहा है, ये आपका लगभग आएगा 5000 के ऊपर। देखो कैलकुलेट करोगे ना तो इट विल बी 5000 अबोव 5000, यानी कि आप 5500 से ऊपर आएगा, यानी आपकी येलो लाइट आ रही है। क्या आ रही है? येलो लाइट। ठीक है, ओके। अब अगर आपको 5 लैम्डा की इच्छा हो रही है तो देखो 5 लैम्डा करके देखो, 2 × 8 × 1033 अपॉन 5 लेंगे, है ना। तो आपका जो है लैम्डा जो है ये आपका आ जाएगा 3000 से ऊपर, 3000 से ऊपर आएगा बेटा, 3000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लैम्डा अगर आप लेंगे ना तो 3.33 ये 3500 से नीचे ही आएगा, मतलब 3000 से तो ऊपर आएगा, बट दिस लैम्डा विल कम लेस देन 3500 एंड दिस इज अगेन इनविजिबल टू अस, यानी कि फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी यही अपना आंसर होगा। येलो, ब्लू भी गलत आंसर आएगा। देखना क्या आंसर दे रखा है इसका। आई थिंक सी शुड बी राइट आंसर 42 का, है ना। चेक करो, हाँ सी शुड बी राइट आंसर 42 का आंसर, 42 क्वेश्चन है ना। हाँ अब देखो अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ गई और इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव के रिफ्रैक्टिंग वेव दे दे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ करिए ट्वाइस 4/3। ऐसा इसका कारण क्या था? ये वाला जो घटना हुआ कि इसका क्या कारण था, चलो आप लोग सोचो फिर मेरे को बताना कि सर ये कारण था इसलिए ऐसा किया आपने। 2 μt 3100 इट इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम व्हाट, ओके। फिर अगर आपने ये लैम्डा लिया तो मेरे को लगता है ये 3 और 8000 के ऊपर जाएगा भैया ये, यानी कि ये वाला लैम्डा आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। दिस इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज विजिबल लाइट से बाहर चला गया, दिखाई नहीं देता, हमारी आंख कभी देखती नहीं भैया। आपकी आंख की लिमिट बड़ी छोटी बनाई है भगवान जी ने, और जो आंख देखती है उसी को विजिबल लाइट बोला है भगवान जी ने। ठीक है, चलो अब आप जरा ये लैम्डा देख लो। तो ट्वाइस μt cos r इट इज इक्वल टू n। n बराबर क्या है? 2 ले लो, अब की बार लैम्डा ले लो। तो अब आप जब इसका 2 लेंगे तो आपका लैम्डा किसके बराबर आएगा? आपका लैम्डा आ जाएगा 31033 और ये आपका आ गया तो 8000 आ जाएगा। वो तो आ गया, खैर 8000 गया। इसका अब आप आधा करो, इसका आप अब आधा करो तो कितना आ जाएगा? 4000 के आसपास आ जाएगा। मेरे को लगता है ये 4165 के आसपास आएगा, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट, लेकिन अब ये 4165 जो कलर है वो कहाँ है? वो ग्रीन के आसपास है, विबग्योर, है ना। मेरे को लगता है ब्लू के आसपास या ग्रीन के आसपास। ब्लू ले लो इसको, ब्लू नॉट ग्रीन, ग्रीन तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ब्लू इज़ द बेटर आंसर, यानी इसके अंदर आपको ब्लू दिखाई देगा अगर आप रिफ्लेक्टेड देखेंगे तो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 42 था। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जी। 47 क्वेश्चन देखिए। द पोजिशन ऑफ द डायरेक्ट इमेज obtained at O when a monochromatic beam of light is passed through a plane transmission grating at the normal incidence. The diffracted images A, B and C corresponds to the first, second and third order. देखो बेटा O वाला जो है ना 0 ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 47 में जो आपका O वाला आ रहा है वो 0 ऑर्डर आ रहा है, तो O वाला तो 0 ऑर्डर हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहा हूँ। O इज 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर तो कभी बदलता ही नहीं है, उसकी पोजीशन फिक्स रहती है ना। हाँ, तो वो नहीं बदलेगा। अब ए बी सी वाले जो है ना ये पतले होते जाएंगे एक्चुअल में। लैम्डा अगर कम हो गई तो लैम्डा डिक्रीज कर दी ना बाद में। व्हेन द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी आपने लैम्डा डिक्रीज कर दी। तो बेटा जैसे ही आपने लैम्डा डिक्रीज करी ना तो आपके जो W है विड्थ ऑफ द फ्रिंज
जैसे आप लिखते थे लैम्डा एफ अपॉन ए, ऐसे करते थे ना, तो ये लैम्डा कम होते ही ये विड्थ कम हो जाएंगे, यानी सब ओ की तरफ खिसक जाएंगे, ओ की तरफ खिसक जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों के तीनों विल शिफ्ट टुवर्ड्स ओ, विल शिफ्ट टुवर्ड्स ओ। तो आई थिंक सी इज द बेटर आंसर, विल शिफ्ट टुवर्ड्स ओ, सी इज द बेटर आंसर। प्लीज चेक करिए 47 का आंसर आप, है ना। आंसर तो सबके चेक कर लेना, फिर आप पूछ लेना। वैसे एक मिनट, मेरे पास में आंसर हैं भी, है ना, एक मिनट जरा। 47, हाँ ठीक है, सी है ना। अदर क्वेश्चन के भी आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया। ये हुआ 47 के बाद में आपका क्वेश्चन कौन सा है? 47 के बाद आपका क्वेश्चन 49 है। तो प्लीज़ लुक एट क्वेश्चन नंबर 49। लाइट चली गई है ना। क्वेश्चन नंबर 49, आजकल तो खैर अब सर्दियाँ हो गई, चली भी जाए लाइट तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अ 5 watt सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ दिस व्हेन प्लेस्ड 5.5 मीटर अपार्ट, इफ लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो सेंसिटिव मेटालिक प्लेट, ठीक है। व्हेन द सोर्स इज मूव टू, अच्छा डिस्टेंस डबल कर दीजिए इन्होंने, नंबर ऑफ फोटोन चौथाई हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। देखो सुनो सुनो सुनो, आपको हमने पढ़ाया था I प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r²। भैया डिस्टेंस डबल कर दिए तो n जो है 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस डबल कर दी तो n 1/4 हो जाएगा। 1/4 नंबर हो गया, इसका मतलब फोटोन 1/4 निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए, 49 का आंसर ए आना चाहिए। चलो जी, अगला सवाल क्या था? 49 के बाद 58 क्वेश्चन देखो बेटा, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 58। 58 सवाल पढ़िए। तो 58 क्वेश्चन को पढ़ो जरा। 58 क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है और प्लेन का मतलब आपको समझ में आता है, प्लेन में कोई इशू है नहीं। तो देखिए 58 क्वेश्चन में क्या है, फिगर शोज अ ग्लास प्लेट placed vertically on a horizontal table with a beam of unpolarized light falling on its surface at 57 degree Celsius, 57 degree at with normal। अच्छा मतलब 57 पर डाला है। देखो अब की बार में इन्होंने है ना वो कर दिया, ब्रूस्टर एंगल कर दिया है, सावधान रहो आप। 57 अभी अभी हमने आपको बताया म्यू कितना होता है ग्लास के लिए, 3/2 होता है। 3/2 को हम बोलेंगे टेंजेंट आईपी। इसका मतलब आपका जो टेंजेंट आईपी है, अगर बेटा वो 3/2 है तो आपका जो आईपी आएगा ना वो 57 डिग्री आएगा। कुल मिलाकर के इन्होंने ब्रूस्टर्स एंगल की बात की है, ठीक। आपको मैं बताऊं कि ये जो डायग्राम बना रखा है इसमें जो रे आ रही है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक जो है ना वो बनाई है, प्लेन सीट बनाई है, और इस प्लेन सीट को इन्होंने कुछ परपेंडिकुलर एलिवेट किया है इस तरह से, है ना। अब अगर ये रे यहाँ से आ रही है और मान लो नॉर्मल यहाँ है, ये रे नॉर्मल से 57 डिग्री बना रही है, फिर 57 पर जो है ना रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। आपको मैं बताऊं कि जो प्लेन ऑफ कंसिडरेशन होता है, जिस प्लेन में आप कंसिडर कर रहे होते हैं, है ना, उस प्लेन के अलोंग जो लाइट आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तो वो जो है फुल्ली पोलराइज्ड हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द प्लेन एट दिस एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, वो तो बराबर ही एंगल होता है, और वो फुल्ली पोलराइज्ड होती है, और वो उस प्लेन में पोलराइज्ड होती है जिस प्लेन में डिस्कस किया गया। अच्छा अब एक बात और है कि जैसे रे आई, बड़ी समझदारी की बात है, बहुत ही बारीक बात बोल रहा हूँ मैं। रे आई तो रे कोई ऐसा प्लान बना के थोड़ी आती है कि एक ही रे आई है कि साहब काउंटेड रे 1 रे आई है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बिलियन ट्रिलियंस, ट्रिलियंस क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ 10⁻20 टाइम्स रेज आती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत सारी रेज आती हैं जी, बहुत सारी रेज। और ये जो रे आती हैं, है ना, ये पता है अलग 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 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी होती है, मतलब एंगल सेम बनेगा। 57 डिग्री एंगल बनना बहुत सारे तरीके हैं 57 डिग्री एंगल बनने के। ध्यान दो
जैसे ये नॉर्मल है, अब 57 डिग्री एंगल बनना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जी। 57 डिग्री एंगल बनने के, जैसे आपने अगर कोई लाइन ड्रॉ की, उससे 57 डिग्री एंगल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये लाइन है तो मैं देखो इस पर 57 डिग्री एंगल बना देता हूँ। कितने सारे तरीके हैं 57 डिग्री एंगल। एक तो मैंने इस लाइन से 57 डिग्री यहाँ बना दिया। सोचो सोचो, लाइन से 57 डिग्री एंगल बनने के हजारों तरीके हैं, है ना, हजारों के लाखों तरीके हैं। आपने ये 57 डिग्री एंगल बना दिया, आप थोड़ा सा इसको उठा दो और फिर 57 बना दो, फिर थोड़ा और उठा दो, फिर 57 बना दो, एकदम से यूं कर दो और वहाँ पे 57 डिग्री एंगल बना दो, है ना। तो ये लाइन है, आपने ये 57 बनाया, यहाँ भी तो 57 बना सकते हो आप उसके उस साइड भी 57 बना सकते हो, इस साइड भी 57 डिग्री बना सकते हो, तो चारों तरफ घुमा सकते हो आप 57 डिग्री, करेक्ट। ओके, मैं आपको बताऊं कि जिस भी प्लेन को आप कंसिडर करोगे, जिस भी प्लेन को आप कंसिडर करोगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, तीनों जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन में कोई वाइब्रेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यानी आपके जो प्लेन है वो इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट हो गए। लेकिन जिस प्लेन को आप कंसिडर करोगे उस प्लेन में आपका कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, यानी कि वो सब वर्टिकल ही होंगे हमेशा। एक बार देखो इसमें क्या कह रहे हैं, तो the electric vector in the reflected light on the screen S will vibrate with respect to the plane of incidence in vertical plane. I think A should be right answer, है ना। 58 का आंसर चेक करो एक बार जरा, 58, हाँ A is the right answer, A ही होगा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ी खास बात है, क्योंकि ये जो है ना एडवांस वाले वहाँ सवाल को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि एक प्लेट यहाँ ले ली, एक प्लेन यहाँ ले ली, एक प्लेन यहाँ ले ली, वो तो प्लेन बन जाएगी। वो तो एक लाइन से कितनी प्लेन पास हो सकती हैं ये बताओ, एक लाइन से कितनी प्लेन पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, हाँ जी। अच्छा, अब उन इनफाइनाइट लाइनों के लिए, उन इनफाइनाइट प्लेन के लिए इनफाइनाइट नॉर्मल हो सकते हैं। एक लाइन मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है, अब इस इंसिडेंट रे से आप प्लेन बनाइए, तो यू कैन मेक इनफाइनाइट प्लेन्स। इनफाइनाइट प्लेन्स जितनी बनेंगी ना, तो हर केस के लिए आपका अलग अलग नॉर्मल आ जाएगा, हर केस के लिए आपका अलग अलग रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। वो जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी उस प्लेन के लिए और इसके लिए पक्का मान करके चलिए उस डायरेक्शन में कोई वो नहीं होगा वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर नहीं आएगा, उसके लिए आएगा परपेंडिकुलर। यहाँ तो फिलहाल क्योंकि हमने तो हॉरिजॉन्टल में लिया सब कुछ, इसलिए वर्टिकल वर्ड बोल दिया है। बहुत ज़रा सावधान रहिए, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन वर्टिकल वर्ड एंड परपेंडिकुलर वर्ड। परपेंडिकुलर मे और मे नॉट बी वर्टिकल। वर्टिकल तो आपको केवल जियोग्राफिक मीनिंग है वर्टिकल का, परपेंडिकुलर तो बहुत जनरल टर्म है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं ना, इनको आप पकड़ करके चलिए। अगला सवाल आपका है 58 के बाद 59 देखिए, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 59, है ना। हाँ ये है 59। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर डी इज इक्वल टू दिस, कैपिटल डी इज इक्वल टू दिस, लैम्डा इक्वल टू दिस, द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज। अरे पाथ डिफरेंस पूछा है, डेल्टा बराबर आपको बहुत बार पढ़ा दिया डी साइन थीटा, इसके अलावा तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है जी। तो चलो डी देखो कितना है, डी आपका दे रखा 0.2 mm, mm यानी 10 की पावर -3, साइन 30 दे रखा, साइन 30 देखो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना, 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये डेल्टा आ गया जी। अब मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, एन लैम्डा लिख दे रहा हूँ, तो 10 की पावर -4 इज इक्वल टू एन, लैम्डा है कितना बेटा 6 इंटू 10 की पावर -7। एन आपका आ गया 500/3। अब देखना जरा, इसको कैलकुलेट करना भैया। मुझे लग रहा है ये 166 एंड 2/3 आएगा क्या, 2/3 करेक्ट। इतना लैम्डा आया है, इतना लैम्डा आ गया, आप समझिए। मतलब ये जो है ना इसको ये एन, इतने लैम्डा आ गए आपके, इतने लैम्डा आ गए। देखो
166 इंटू 2 पाई लिखो प्लस 2/3 इंटू 2 पाई लिखो। आप इसका मतलब समझिए, एक लैम्डा 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, इतने सारे लैम्डा हैं। तो भैया इतने सारे लैम्डा में आप 166 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दीजिए, तो मैं इसको 0 कह दूंगा। 166 इंटू 2 पाई 0, यानी आपका 4 पाई/3 आ गया आंसर। देखना जरा, यस 1.33 पाई, इट इज द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा 59 से पहले एक मिनट, और क्वेश्चन क्या था? 59 के बाद 61 है, तो लुक एट 61 क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए सभी बच्चे। 61 61 सवाल को देखिए। कोहेरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द डबल स्लिट एट एन एंगल θ1 एज शोन इफ एन इंटरफेरेंस मैक्सिमम is formed at angle θ2 on a screen kept at large distance from the slit, then। अच्छा ओके, देखिए ये थोड़ा सा सवाल को इन्होंने ट्विस्ट किया है, और हम लोग जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे, देखो मैं उसको याद दिला रहा हूँ जो हम करते थे, उसको याद दिला रहा हूँ। हम लोग ऐसा करते थे बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, है ना। अभी मैं इस सवाल को नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ जो आपको मैं करवाया हूँ। ये हमने आपका किया था ऐसे और ऐसे, पैरेलल बीम ली थी हमने ऐसे और ऐसे, करेक्ट। फिर इसके बाद में हमने इसको ऐसे डेविएट कर दिया था। अब आप ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हो डेविएट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये एंगल ऑफ डेविएशन जो था ना वो थीटा था, समझ रहे हो। तो अब देखिए आपने यहाँ पर जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर आपका ये डेल्टा आया था, ये डेल्टा आया, और ये डेल्टा कितना आया था? ये डेल्टा आया था आपका d sin थीटा। ओके, आज इन्होंने क्या खेल खेला है? आज इन्होंने एक खेल ये खेला है कि इधर भी पाथ डिफरेंस एक और क्रिएट कर दिया, यानी उनको भेजा ही टेढ़ा करके, रेज को सीधा सीधा भेजा। देखो यहाँ से हमने जब रेज को ऐसे ऐसे भेजा था ना, तो इस वाली रे और इस वाली रे का यहां तक पाथ डिफरेंस 0 था, यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना था? 0 था। आगे फिर पाथ डिफरेंस इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था, जो भी था, है ना। अब मैं अभी वाला सवाल कर रहा हूं जो अभी आपके पास आया है, तो देखिए जरा पूरा उसको चेक करो। अभी वाले को इन्होंने एक यहां पर क्वेश्चन देखा है, तो आप देखिए इसमें क्या है। ये क्वेश्चन इस तरह का है, एक इन्होंने छोटा सा खेल खेला है, और वो ये खेला है कि इन्होंने पैरेलल बीम ऐसे डाली है। अब समझिए आप, है ना। हाँ, और यहां वाला एंगल इन्होंने θ1 बोल दिया। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप कर दे रहा हूं, तो पता है ये एंगल आपका θ1 आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ये एंगल θ1 आएगा, है ना। अब ये एंगल जो θ1 आया, ये d डिस्टेंस तो बराबर है। फिर इधर क्या हुआ, इनको इधर शायद इन्होंने अलग एंगल दे दिया। चलो देने दो, एंगल तो कुछ है ही, कुछ तो एंगल है ही ना, तो ये एंगल दे दिया। अब आपका ये एंगल बेटा थीटा आएगा, है ना, राइट। अब आप यहां से यहां परपेंडिकुलर डालिए, तो देखो वो जो है ना, वो आपका एंगल जो है वो θ2 आएगा। कुल मिला के इसका डेल्टा मैं लिख रहा हूं डेल्टा 1, वो आया आपका d sin θ1। ओके, यहां वाला जो डेल्टा आया है आपका डेल्टा 2, वो आया है d sin θ2। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, this path difference at the left side of the slit pattern is this, and that path difference on the right side of the slit pattern is this, but this path difference is on this side wave and that path difference is on that side wave, and it is very obvious from the diagram कि it is greater one। एक बार जरा वो डायग्राम देख लें उनका, कि उनका भी बड़ा है क्या? हाँ बड़ा ही है, उनका भी एंगल बड़ा है। एंगल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिसका एंगल बड़ा होगा वही पाथ डिफरेंस बड़ा आएगा। साइन थीटा है ना, तो थीटा ज़्यादा बड़ा होगा तो साइन थीटा बड़ा आएगा, राइट। चलिए, तो अब देखिए आप नेट डेल्टा, बराबर आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1।
आप कहेंगे कि डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 घटाया, राइट, जोड़ा क्यों नहीं? भाई जोड़ा इसलिए नहीं कि एक पाथ डिफरेंस तो इसमें पैदा हुआ, एक पाथ डिफरेंस इसमें पैदा हुआ। अब देखो, अगर दो कार चल रही हैं एक डायरेक्शन में, दो कार जा रही हैं एक डायरेक्शन में, एक कार चली 10 किलोमीटर, दूसरी कार चली 15 किलोमीटर, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर का हुआ ना। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो मामला अलग हो जाता। ठीक, तो चलिए ये आपका आ जाएगा d साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब आप इसको कैसा इंटरफेरेंस चाहते हैं? मैक्सिमम है भैया, तो n लैम्डा कर दो। तो आई थिंक योर आंसर शुड बी बी फॉर बुक, राइट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 था। 61 के बाद का डाउट कौन सा है? 69 हो गया, एक मिनट, 59 हो गया ना? 59 कर दिया मैंने, है ना? अरे 59 नहीं किया क्या? हाँ 59 कर दिया ना। 59, 61, 67 देखो। तो आप लोग 67 क्वेश्चन देखो, मिटा देते हैं इसको, है ना? 67, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin theta equal to lambda, one calculates the value of d by measuring the corresponding angle theta in the range 0 to 90 degree. The wavelength lambda is exactly known and the error in theta एक काम करो, इसको ऐसे करो, द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन एंड द एरर इन थीटा इज एंड देयर इज एरर इन थीटा। हाँ ऐसे करो इसको, ये थोड़ा स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए। द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन एंड द एरर एंड देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर इन थीटा। थीटा में कुछ एरर है जी, ठीक है, ये कह रहे हैं। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री, मतलब थीटा को चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे करके। द एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, द एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेज द फ्रैक्शन। मेरा ये तो एरर वाला सवाल है और हमने आपको बहुत अच्छी तरह से यूनिट डायमेंशन में एरर पढ़ाया है ना? जो बच्चे नए हैं, मतलब जिन्होंने 12th में लिया है, वो चिंता न करें, अभी उनको पढ़ा देंगे सब। आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके दिमाग में सारा कंटेंट भर दिया जाएगा, ठीक है? चलो थोड़ा सा बस आप बहादुर बने रहो, है ना, ब्रेव बने रहो। इफ़ यू आर ब्रेव एनफ देन यू डोंट वरी, है ना? हाँ, तो चलिए मैं इसको कर रहा हूँ। आपका इन्होंने कहा है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, ठीक है जी। लैम्डा इन्होंने कहा है फिक्स है, कह रहे हैं करेक्ट है, तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ d sin थीटा बराबर लैम्डा बाय 2 ले लो, n को 1 मान दो, इंटीजर है कुछ भी, है ना? अब हमें d और थीटा की एरर की बात करनी है। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को। आप अपना एरर वाला चैप्टर पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि ऐसे हमने बहुत सवाल किए थे उस समय, है ना? देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डी साइन थीटा मैंने चुपचाप कांस्टेंट रख दिया, फिर मैं d को कांस्टेंट रखूंगा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस थीटा डी थीटा, बस। और इसको मैं 0 कर दूंगा क्योंकि लैम्डा इन्होंने कहा है एग्जैक्टली नोन है, तो डिफरेंशियल आपका 0 हो गया, करेक्ट? हमें स्मॉल d पर फोकस करना है। इन्होंने एरर ऑफ स्मॉल d की बात की है, तो मैं डी की बात कर रहा हूँ। डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ d, एक d तो डिफरेंशिएशन के लिए, दूसरा d आपका d दे रखा है उन्होंने तो चलो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस d cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना? तो देखो आप डी यानी एरर इन d, इसका मैग्नीट्यूड ले लो जी, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है ना? मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैं इसको लिख दूंगा d इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। ये डी थीटा आपकी एरर है ना? ये गिवन एरर है इन थीटा, कुछ होगा
अब आप ये कह सकते हैं कि अगर थीटा की एरर आपको पहले से पता है, तो अब ये हुआ कि एरर इन स्मॉल डी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा। अब देखो, आपका थीटा 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज होना है। थीटा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होना है? 0 to 90 डिग्री। तो सोचिए जरा, 0 to 90 डिग्री तक अगर थीटा चेंज आएगा, थीटा में इंक्रीमेंट होगा, तो बेटा क्या हाल होगा कॉट थीटा का? बस आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ। कॉट थीटा देखो क्या होगा बताओ। 0 से लेकर 90 तक जाना है तो डिक्रीज ही होगा। अगर टेन थीटा होता तो इंक्रीज होता है। टेन थीटा को आप 0 से 90 तक अगर लेके जाएंगे तो इंक्रीज होता है। ये कॉट थीटा है यानी डिक्रीज होगा। तो योर आंसर विल कम डिक्रीज। इट शुड बी डी आंसर। 67 में डी इज द बेस्ट आंसर आई थिंक। एक मिनट जरा आंसर चेक करो। हाँ डी है। खैर उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। आप इसके बाद में क्वेश्चन देखो, आपका 70 क्वेश्चन है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 70 प्लीज। तो 70 क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दो आप तो, क्योंकि उसमें उन्होंने है ना एक वो बनाया है डायग्राम। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 का ये आपका बेटा वाटर है और ये आपका इन्होंने इस तरह का बनाया है। आप जरा देखना, डेंस मीडियम में गया है क्या? डेंस मीडियम में गया है तो इट विल टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसा हो गया है ना। अब अगर आप इसकी कोई थिकनेस लेते हैं पर्टिकुलरली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस ये आएगा और यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस ये आएगा। नेचुरल है कि दिस इज ग्रेटर वन, है ना। इधर लाइट इतनी ज़्यादा चली है, इधर लाइट इतनी सी चली है खाली। तो इस डिस्टेंस को इन्होंने कहा है b और इस डिस्टेंस को इन्होंने कहा है d। इसको मैं कह देता हूँ c इंटू टी, इसको मैं कह देता हूँ v इंटू टी। आपका म्यू का फॉर्मूला होता था c अपॉन v। अब c अपॉन v को आप c इंटू टी v इंटू टी बोल दो तो नेचुरली ये b अपॉन डी आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए c इज द राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन तो बहुत ही जो है ना इजी क्वेश्चन था। चलिए ये आपका वेव ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। और अगर आपको वेव ऑप्टिक्स में कोई और डाउट है, चाहे डीपीपी में से है, चाहे किसी बुक में से है, चाहे HC वर्मा में से है, और चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से है, चाहे NCERT में से है, जहाँ से भी है, आप डाउट्स मेरे को और भेज दीजिएगा। एक्चुअल में देखो मैं बताऊँ, ये पक्का मान करके चलिए, अगर आपने डाउट्स कंप्लीट कर दिए हैं तो नॉलेज आ ही जाएगी। अदरवाइज केवल थ्योरी तो पढ़ने का मतलब है 30%। थ्योरी पढ़ा है 30% नॉलेज आएगी। 70% तो डाउट्स का एक कमाल होता है। जिसके जितने ज़्यादा डाउट सॉल्व हो जाते हैं उतना काम हो जाता है। लेकिन कैलकुलेशन भी आपकी होनी चाहिए, मजबूत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नमस्ते।